इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है सॉल्यूशन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट, कि आखिर हम जिन थ्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं उन थ्रेड से हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेड क्या होते हैं, किस तरह से हम अपने आप को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। The entire computer security is based on the system of actions and safeguards that are designed to protect the computer system from deliberate, accidental access and damage by these threats. In this section, we are going to categorize the solution in two ways: कि active protection and preventive measures। कि अगर हम इस तरह के अटैक से बचना चाहते हैं या अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो सेफ रखने के लिए हम कई तरह के ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि अगर हमें सेफ रहना है तो हमेशा एक चीज़ होती है कि हमें कभी भी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने हैं तो अपने आप को सेफ रखने के लिए कभी अनऑथराइज्ड यूजर पर एक्सेस नहीं करना चाहिए, परमिशंस नहीं देनी चाहिए। यही हमारे एक्टिव प्रोटेक्शंस होते हैं और प्रिमिटिव प्रोटेक्शंस होते हैं। अब बुक के अकॉर्डिंग अगर हम इस सॉल्यूशंस का यूज करते हैं, थ्रेड सॉल्यूशन लेते हैं, तो थ्रेड सॉल्यूशन को बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है एक्टिव प्रोटेक्शन, दूसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स। एक्टिव प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि इंस्टॉलिंग एंड properly using an antivirus software that includes the internet security, which include protection against threats such as virus, spyware, PC instruction, and vital for the proper protection against the hacker, instructor, and other wrongdoers। एक्टिव प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि एक्टिव प्रोटेक्शन एक्चुअल में एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर हमने अपने सिस्टम पर एंटीवायरस का यूज करना चाहिए। एंटीवायरस के अलावा हमें स्पाईवेयर और पीसी इंस्ट्रक्शन अगर कोई हमें यूज कर रहा है तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि अगर इस तरह के हमारे साथ अगर कोई थ्रेड होने वाले हैं या कोई हमारे ऊपर इस तरह से कोई हमें विजिट कर रहा है या हमें देख रहा है तो हमें उन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। नेक्स्ट होता है मेजर करने का प्रिवेंटिव मेजर्स। Even though security programs may actively detect and eliminate any threat your PC encounter, you should always help to prevent this issue from any arising। It means कि even though security programs may actively detect and eliminate any threats your PC encounter, कि जब आप सिस्टम का यूज करते हैं तो सिस्टम के अंदर आपको अपने सिस्टम को इस तरह से मेजर करके रखना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई थ्रेड आते हैं तो वो थ्रेड बीच में ही स्टॉप हो जाए और वो हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम इनसे किस तरह सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या वेज होते हैं उनको देखते हैं। सॉल्यूशन टू वायरस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर, कि अगर हम एडवेयर स्पाईवेयर से बचना चाहते हैं तो हम क्या सॉल्यूशंस ले सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वायरस, स्पाईवेयर एंड अदर मेलवेयर करेंटली इन द वर्ल्ड एंड मोर appear each week, so protecting your system against inspection by virus is essential part of the information security। क्या क्या वेज हो सकते हैं। यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, की अगर हम स्पाईवेयर और एडवेयर और स्पाईवेयर से बचना चाहते हैं तो हमें अपने सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। इट मीन्स कि हमें अपने सिस्टम पर हमेशा एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट रखना चाहिए, उसे लोड करके रखना चाहिए। स्कैन ऑल योर सिस्टम एंड एविडेंस फॉर द वायरस, disconnect any infected system immediately from your computer, restore the infected system from a clean backup, notify your antivirus vendor so it can ensure signature database to up to date। कि हमेशा अपने एंटीवायरस को अप टू डेट रखना चाहिए, हमेशा सिस्टम को क्लीन करते रहना चाहिए, सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर सिस्टम में वायरस आ रहे हैं तो उसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। सिस्टम को हमेशा एक्टिवेट वे में डिफाइन होना चाहिए। डाउनलोडिंग अपडेट्स रेगुलरली, अगर आपने एंटीवायरस डाल रखा है तो आपको एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, इसमें डाउनलोड करना चाहिए। और अगर आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उस सॉफ्टवेयर के डे बाय डे नए जो अपडेट्स आ रहे हैं उन अपडेट को हमें सिस्टम में ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिस्टम ओल्ड वर्जन होगा तो उस पर वायरस ज़्यादा अटैक करेंगे। जस्ट लाइक कि अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इनको समझने का सीधा सा रीज़न ये होता है कि अभी के टाइम में जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस कोरोना वायरस का मीनिंग क्या है कि कोरोना वायरस सिर्फ उन पर्सन को ही अपने अंडर में ले रहा है जो पर्सन जिनकी इम्यूनिटी या जिनकी जो कैपेसिटी, जिन डब्ल्यूबीसी लॉज है, जिनकी डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है, उन पर्सन को कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है। उनकी वायरस अगर उनकी बॉडी में है बट वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, वो उनको यूज में नहीं ले पा रहा। तो हम ये जानते हैं, साइंस में हमने पढ़ा है कि दो तरह के टर्म्स के लिए हम डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का यूज करते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को पावर प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स हमारे सोल्जर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसी टाइप से सिस्टम का जो सोल्जर होता है वो होता है एंटीवायरस, प्लस सिस्टम को डे बाय डे अपडेट करना। अगर आप सिस्टम को अपडेट नहीं करोगे तो सिस्टम की जो फाइलें हैं वो करप्ट हो जाएंगी और कोई भी वायरस या स्पाईवेयर उनको अटैक कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को लॉस कर सकता है। इसलिए डे टू डे हमें अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहिए। रन फ्रिक्वेंट फुल सिस्टम स्कैन, कि जब रिक्वायरमेंट हो तो रिक्वायर्ड होते समय आपको हमेशा अपने सिस्टम को फुल स्कैन करना चाहिए। जब भी नीड हो उस समय आपको अपने सिस्टम को फुल स्कैन करके रखना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? कीप योर सिस्टम अप टू डेट, वही चीज़ है कि आपका सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए। जो भी चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं सारी चीज़ों के अपडेट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं।
यूज कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल ऑन द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते समय आपको हर किसी प्रोग्राम या हर किसी गेम को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। प्राइवेसी मेजर करनी चाहिए कि जो प्रोग्राम आपको चाहिए वही प्रोग्राम डाउनलोड होना चाहिए, बाकी डाउनलोड नहीं होने चाहिए। बी केयरफुल विद ईमेल, कि जब ईमेल का सर्विस का यूज करते हैं, ईमेल इज ए वेरी कन्वीनियंट एंड यूजफुल कम्युनिकेशन मेथड, हाउएवर इट आल्सो यूज्ड बाय हैकर, स्पैमर्स एंड क्रिमिनल्स टू गेट व्हेन दे वांट। ईमेल आज के टाइम का कम्युनिकेशन करने का या फ्रॉड करने का एक बहुत बड़ा मीडियम है। उस मीडियम के बेस पर कई सारे पर्सन बिना किसी परमिशन आपको कई सारे फ्रॉड मेल्स भेजते हैं और एक अट्रैक्टिव मेल्स वगैरह भेजते हैं, लॉटरी सिस्टम लग चुका है, इस तरह मेल वगैरह भेजते हैं। उन मेल्स के चक्कर में हम आ जाते हैं और हम जब उस पर क्लिक करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह की मेल्स वगैरह जिसको आप नहीं जानते हैं उनको कभी एक्सेस नहीं करना चाहिए, सिक्योर अलर्ट्स डाल के रखना चाहिए। अगर कोई डमी मेल्स आपके पास आ रही है तो उन मेल्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जानी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जिसको आप नहीं जानते हैं उन मेल को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल, कि अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या सर्फिंग कर रहे हैं तो सर्फिंग करते समय जितना हो सके आपको अपने ब्राउजर को या कुकीज को डिसेबल कर देना चाहिए, सिस्टम को डिसेबल करना चाहिए, कि अगर आपका सिस्टम की कुकीज डिसेबल हो जाएंगे तो कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपकी फाइलों को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट होता है सॉल्यूशन टू स्पैम इमेज ड्रॉपिंग, कि आखिर हम स्पैमिंग और इमेज ड्रॉपिंग जो अटैक होता है उस अटैक से हम किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। Spam has become the bane of the internet. Bane of the internet, and still there is no real solution in sight. Spam is usually defined as the unsolicited emails and resemble the flyer by from the stores that clog your newspaper in the morning, but it much more than you. Protecting yourself against spam involve the following safeguards. कि spamming या spam mails एक्चुअल में एक ऐसा पोर्शन है जो ईमेल का बाय डिफॉल्ट फोल्डर है, जिस फोल्डर को हम कभी रोक नहीं सकते या जो मेल्स हमारे पास आ रही है उन मेल्स को हम स्टॉप नहीं कर सकते। बट हम अपनी प्रिकॉशन से, हम अपनी सिक्योरिटी से, अपनी सिक्योरिटी वे में या अपने माइंड से इन स्पैमिंग को रोक सकते हैं। तो इसको रोकने के कई सारे वेज हैं। पहला वे होता है यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक्टिव प्रोटेक्शन में होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। द फॉलोइंग आर द टू मेन मेथड टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू गेट रिस्पॉन्डेड। सेंडर फिल्टरिंग, कि this method allowing only messages from your approved sender list to reach to your inbox. All other mails is guaranteed for the letter review. Sender filtering is done on the basis of your digital certificate and digital signature. कि डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि जब डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल सर्टिफिकेट को हम इस तरह सर्टिफाइड कर सकते हैं कि जैसे आज हम मार्केट में कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उस शॉप को ओपन करने के लिए हमें गवर्नमेंट से या पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, और बिना परमिशन के हम कभी भी उस डिपार्टमेंट के सिस्टम को, उस शॉप को ओपन नहीं कर सकते। या फिर इन केस ऑफ अगर हम नॉर्मल जनरली शॉप ओपन कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम केमिकल की कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं तो केमिकल की शॉप ओपन करने के लिए हमें गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना होता है, रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है और सारी सिग्नेटरी अथॉरिटी में लेनी होती है कि हम क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट किस तरह से यूज में लिए जाएंगे, कहीं वो हार्मफुल टूल तो नहीं है। तो बिना परमिशन हम उन केमिकल प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। उसी टाइप से जब आप इंटरनेट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिसे डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, कि डिजिटल मोड में अगर आप किसी को कोई परमिशन देना चाहते हैं या बिना परमिशन कोई आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके या किसी को अथॉरिटी देना चाहते हैं तो उसी टर्म को हम डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपने डिजिटल सर्टिफिकेट दे रखा है तो डिजिटल सर्टिफिकेट देने के बाद मेल बॉक्स के अंदर जो मेल वैलिड होंगी वही मेल आपके पास आएंगी, बाकी मेल क्वारंटाइन सिस्टम में चली जाएंगी और कुछ टाइम के बाद जब तक उनको परमिशन नहीं दी जाती वो एक्सेस नहीं होंगी। तो इस तरह से हम अपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और स्पैम को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? द स्पेशली फॉर्मेटेड डिजिटल इंफॉर्मेशन इश्यूड टू वेबसाइट all used to verify the identity on the messages sender to the recipient. Digital certificates are issued by a certificate authority CA that is trusted by both the sender and recipient. डिजिटल सर्टिफिकेट एक्चुअल में एक ऐसा सर्टिफिकेट अथॉरिटी टूल होता है जो सेंडर और रिसीवर दोनों की तरफ से एप्लीकेबल होता है और उस अथॉरिटी के बेस पर इंफॉर्मेशन को यूज में लिया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर आर द वे ऑफ ऑथेंटिसिटी द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिएटर और प्रोड्यूसर्स डिजिटल इंफॉर्मेशन। द डिजिटल सिग्नेचर इज लाइक ए हैंड रिटन सिग्नेचर can have the same legal authority in the certain situation such buying and selling online or signing legal context। कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसे वेरिफिकेशंस होते हैं या जब किसी वेबसाइट को बनाया जाता है तो वेबसाइट की तरफ से
हर वेबसाइट के लिए जो अथॉरिटी होती है, जो सर्वर साइड अथॉरिटी होती है, उनसे हमें परमिशन दी जाती है कि हम इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो साइन होते हैं, हैंड रिटन सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को ही डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट में होता है कीवर्ड फिल्टरिंग। दिस मेथड फिल्टर आउट एनी ईमेल मैसेजेस दैट सर्टेन कीवर्ड और फ्रेज which are defined to by your other. Keyword filtering, this method filter out email messages that certain keyword, कि अगर हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें कीवर्ड फिल्टरिंग करके रखनी चाहिए। कीवर्ड फिल्टरिंग का मतलब होता है कि जो मेल हमारे इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, उन मेल्स को हमें ऊपर ऊपर रखना चाहिए, बाकी डमी मेल्स हैं उन्हें हमें फिल्टर कर देना चाहिए। कि जैसे आज किसी शॉपकीपर अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है तो वो उन्हीं प्रोडक्ट को सामने रखता है जो प्रोडक्ट उसके डेली यूज में आते हैं, बट जो प्रोडक्ट कम सेल होते हैं या लॉन्ग टाइम से सेल नहीं हुए तो उन प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर साइड में रख देता है। उसी टाइप से जब हम ईमेल्स का यूज करते हैं तो ईमेल बॉक्स के अंदर अगर हम सिस्टम को सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो हमें अपनी जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उन मेल्स को एक फिल्टर करके रखना चाहिए या कोई ऐसी सिक्योरिटी को कीवर्ड लगा के रखना चाहिए जिससे हम उन मेल को आइडेंटिफाई कर सकें। अदरवाइज ऐसा होगा कि कुछ मेल्स ऐसी होंगी, डमी मेल्स आ जाएंगे, उन मेल्स को आप एक्सेस कर लोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस तरह से हम इसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इन्हीं प्रोटेक्शन के बाद नेक्स्ट आता है कि कीप योर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, आखिर प्रिवेंट कैसे करते हैं। कीप योर ईमेल्स एड्रेस प्राइवेट। Be careful whom you give your email address before giving the address out of the online form. Check if there is a website privacy policy. This policy typically inform you the how they handle your personal information. Signing up the free offers see online by email may dramatically increase your chances receiving spam messages. प्रिवेंटिंग का मतलब होता है कि हमें अपने लेवल से हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो इसी बेस पर अगर आप ईमेल एड्रेसिंग से सेव होना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस से सेव होने के लिए जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या किसी भी पर्सन को अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं या किसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पर वो हमारे ईमेल एड्रेस का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, कहीं वो मिसयूज करके हमें कोई स्पैम मेल वगैरह बेचकर हमारी इन्फॉर्मेशन हैक तो नहीं कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर्सन को हम नहीं जानते हैं उस पर्सन पर रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के अलावा हमें अपना ईमेल एड्रेस किसी को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। Use encrypted connection always, especially if you have to provide sensitive information. Encrypted connection are made possible through the protocols like hypertext transfer protocol and SSH। कि अगर हम किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट को यूज करते समय हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज करना चाहिए या SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल का यूज करना चाहिए। इसी बेस पर जब आप वेबसाइट चलाते हैं तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पैडलॉक साइन होता है, उस पैडलॉक साइन वाली वेबसाइट को यूज करना चाहिए, बाकी सारी वेबसाइट इलीगल वेबसाइट्स भी हो सकती है। तो इन तरह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज करना चाहिए। इंस्टॉल पर्सनल फायरवॉल ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एज की दैट चेक इनकमिंग एंड आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन कनेक्शन। कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो हमें अपने सिस्टम पर फायरवॉल इंस्टॉल करके रखना चाहिए। अगर हम फायरवॉल इंस्टॉल करके रखेंगे, प्राइवेट फायरवॉल इंस्टॉल करके रखेंगे, तो जो भी मेल्स हमारे पास आ रही है या जो मेल हमारे यहाँ से जा रही है तो उन सबकी चेकिंग होती रहेगी और फ्रॉड मेल हमारे सिस्टम पर कभी भी एक्सेस नहीं हो पाएगी। Install protection software such as internet security software that is provide instruction prevention system to detect and prevent further attack by the eavesdropping dropping। कि हमें अपने सिस्टम पर इंटरनेट मैनेजर के रिगार्डिंग या इंटरनेट सिक्योरिटी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखना चाहिए जो हमें टाइम टू टाइम इंटीमेशन देंगे कि दिस मेल इज डमी मेल या फ्रॉडेंट मेल एक्सेट्रा। जो भी मेल हमारे पास आ रही है वो हमारे लिए इलीगल तो नहीं है, कहीं मिसयूजेबल तो नहीं है। इस तरह से हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी टॉपिक के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉल्यूशन टू फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक। कि हम फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक से किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं। तो फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक से बचना चाहते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो फिशिंग इज द फिशिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज स्पैम दैट encompasses fraudulently obtained and using the individual personal or financial information. Farming refer to the redirection of the individual and legitimate websites through the technical means. To encounter these evil twins task where you need alternates and carefulness। कि हमने ये पढ़ा था कि फिशिंग और फार्मिंग एक्चुअल में एक बहुत ही बेस्ट केस में आज के टाइम के अटैकर सॉल्यूशन अटैक्स हैं। इन अटैक्स में फिशिंग के बेस पर कई बार डमी मेल्स या फ्रॉड मेल्स हमें भेजी जाती है, उनमें कुछ लिंक्स वगैरह होते हैं, लिंक पे हम क्लिक करते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन किसी अनदर यूजर के थ्रू एक्सेस हो जाती है। और फार्मिंग प्रोसेस के अंदर हमें अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से या यूआरएल के थ्रू हम किसी अदर वेबसाइट पर जंप हो जाते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है।
अगर हम इस फिशिंग फार्मिंग टेक्निक से होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो बचने के लिए कुछ प्रोटेक्शंस होती है, कोई प्रिकॉशंस होती है जिन्हें हमें यूज करना चाहिए। तो एक्टिव प्रोटेक्शंस क्या होती है? टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन। Disconnecting from the internet reduce the probability of infected other devices in the same network with malware। कि अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम में कोई मेलवेयर आ चुका है या कोई भी अटैकर आ चुका है, तो आपको अपने सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, इनमें नेट को बंद कर देना चाहिए। कि अगर हमें ऐसा सॉल्यूशन लगता है या हमने एंटीवायरस डाल रखा है और हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ना कोई वायरस आ चुका है, तो हमें एट ए टाइम अपने सिस्टम को ऑफलाइन मोड में डिफाइन कर देना चाहिए। बैकअप ऑल फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव, कि जितनी भी हार्ड ड्राइव के ऊपर फाइलें पड़ी हुई उनका बैकअप ले लेना चाहिए, जिससे हम उनको सेव रख सकें, क्योंकि उन इन्फॉर्मेशन को कोई भी मिसयूज कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है। इफ बैकिंग अप द डेटा इन routely done, it is not only necessary to backup new files, focus on capturing the sensitive data and irritable files such as videos and family photos। कि अगर आपको सेव रहना है तो एट ए टाइम आपको सिस्टम का बैकअप लेना है। लिस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन द फिशिंग स्कैमर, डिपेंडिंग ऑन द what were leaked, one may need to change password or cancel credit card etc, but here are need to very continuous, do not use the compromised computer to contact agencies, because using the same device may open the user to risk the frequently installed keylogger which can record the new password as well। कि जनरली अगर आपके साथ इस तरह कोई क्राइम होता है, आपके साथ इस तरह की कोई फ्रॉडेंट मेल आती है, उसको मेल को आपने ओपन कर दिया, तो हमें हाथों हाथ अपने सिस्टम के पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए, प्लस अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, या पर्टिकुलर बैंक से कॉन्टेक्ट करके उससे ब्लॉक कर देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ है कि उसी सिस्टम से हमें पासवर्ड को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ अगर उस अटैकर ने की लॉगर वेबसाइट डाल रखी है, की लॉगर का प्रोग्राम डाल रखा है, तो जैसे आप नया पासवर्ड डालोगे तो नया पासवर्ड उस पर्सन के पास चला जाएगा। इसीलिए हमें इन चीज़ों को साथ रहना चाहिए कि हमारे साथ अगर इस तरह कोई भी फ्रॉड होता है या इस तरह से हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें हाथों हाथ अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो एटीएम की डिटेल है, उन्हें हमेशा डिस्ट्रॉय हटा देना चाहिए, या पर्टिकुलर बैंक से कॉन्टेक्ट करके उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम को रन करना चाहिए। कॉन्टेक्ट क्रेडिट एजेंसीज टू रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटीज टू आइडेंटिटी थेफ्ट, कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो आप उस बैंक से कॉन्टेक्ट करके उस आइडेंटिटी थेफ्ट को एक्सेस कर सकते हैं, कि हमारा ये फ्रॉड किस तरफ से हुआ है, कहाँ से हुआ है, या हमें कोई इंडिकेशंस मिल जाए कि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हो रहा है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं कि फिशिंग एंड द लेदर एक्सटेंट फार्मिंग रिले एंड ट्रैकिंग यूजर रादर देन एडवांस टेक्नोलॉजी, द बेस्ट टू हैंडल दीज थ्रू एग्जिस्ट। कि आज ट्रैकिंग, फिशिंग और फार्मिंग आज हमारे बहुत ही डेंजरस अटैक हो चुके हैं। इन अटैक से अगर हम सेव रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो हमें कुछ अपने आप को सेफ रखना होगा। तो क्या सेफ रखना है? डोंट ओपन ईमेल और अननोन सोर्स टू क्लिक ऑन द लिंक एम्बेडेड इन द सस्पेक्टेड मैसेज। अगर आपको मैसेज वगैरह आता है, उस मैसेज के अंदर कोई डमी मेल्स वगैरह होती है, कोई इस तरह डमी मैसेज होता है, तो उस मैसेज को भी ओपन नहीं करना चाहिए, लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए। Check the security guidelines of websites such as PayPal and that you distinguish between legitimate and bogus emails। कि अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, पेपल का यूज करते हैं या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टूल का यूज करते हैं, तो हमें बोगस ईमेल्स वगैरह जो आती है उनको कभी ओपन नहीं करना चाहिए। Also, rather than clicking on the link embedded in the email, you can type the general link in your web browser paypal.com। अगर आपको इस तरह के कोई मैसेज वगैरह आते हैं तो उन्हें आप पहले वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद इसे ओपन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन इन डाउट डू नॉट क्लिक। अगर आपको डाउट होता है तो उसे ओपन ही नहीं करना चाहिए, क्लिक ही नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्हीं प्रोटेक्शन टूल के अलावा जनरल प्रिवेंटिव अटैक्स प्रिवेंट्स और परमिशंस के अलावा नेक्स्ट हमारा मेन वे होता है कि अगर हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, सिस्टम को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो सिक्योर रखने का नेक्स्ट वे होता है जिसे हम प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, वो वे है फायरवॉल। कि फायरवॉल एक्चुअल में एक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक के थ्रू हम किसी भी फ्रॉडनेंट्स को अपने सिस्टम पर अटैक होने से रोक सकते हैं। तो फायरवॉल क्या होता है, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा वापस पढ़ लेते हैं। फायरवॉल इन इंटरनेट फायरवॉल इज अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम डेटा एंड viruses that you do not want। A firewall is so called because of the real firewall used to secure buildings। A physical firewall is a set of doors that close a door building to the certain a part to the one area, preventing the entire building from the being destroyed। फायरवॉल का अगर बेसिक मीनिंग समझा जाए, तो फायरवॉल एक्चुअल में एक ऐसी डिवाइस या ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम होता है जो अनऑथराइज्ड या इलीगल पर्संस को हमारे सिस्टम में आने से रोकता है। जस्ट लाइक अगर हम फायरवॉल का मीनिंग समझना चाहते हैं, तो फायरवॉल एक्चुअल में एक सोल्जर है।
इस सोल्जर का मीनिंग ये है कि जब हम फायरवॉल का यूज करते हैं, फायरवॉल दो तरह का होता है, एक होता है प्राइवेट फायरवॉल, एक होता है पब्लिक फायरवॉल। जनरली एक होता है फिजिकल फायरवॉल, एक होता है सिस्टम में प्राइवेट फायरवॉल। तो कुछ फायरवॉल ऐसे होते हैं जो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो फायरवॉल सिर्फ हमारे सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और जो डमी इन्फॉर्मेशन या फ्रॉड मेल्स हैं उनको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट फायरवॉल जो होते हैं वो सिस्टम में आने के बाद इन्फॉर्मेशन को भी कभी एक्सेस होने से रोकते हैं या हमें सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एन इंटरनेट फायरवॉल इज अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर that is designed to protect your computer from the data and viruses that you do not want। कि फायरवॉल ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा इन्फॉर्मेशन को रोक लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम सिस्टम में नहीं चाहते हैं। ए फायरवॉल इज also called because of the real firewall used to secure building। A physical firewall is a set of doors that close the building so they contain a fire to one area, preventing an entire building from the being decrypted। तो फायरवॉल एक्चुअल में एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करते हैं, फिजिकल पर्सन की तरह वर्क करते हैं जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। Likewise, an internet firewall is designed to shut off access to your operating system or other computer that are connected to the network। कि अगर हम इंटरनेट फायरवॉल का यूज करते हैं तो इंटरनेट फायरवॉल एक ऐसे फायरवॉल होते हैं जो नेटवर्क में अगर कोई अनऑथराइज या इलीगल मेल्स आती है, इलीगल फाइल्स आती है, तो उन फाइलों को वहीं पर रोक लेते हैं, उन्हें सिस्टम के अंदर आने नहीं देते और उन फाइल्स को नेटवर्क के अंदर भी शेयर नहीं करते हैं। फायरवॉल भी इम्प्लीमेंटेड इन टू फॉर्म्स कि जब हम फायरवॉल का यूज करते हैं, फायरवॉल वैसे टू टाइप के होते हैं। एक फायरवॉल होता है उससे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल, एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन ए कंप्यूटर। इट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइड अटेम्प्ट टू कंटेन ए गेन एक्सेस एंड डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर फायरवॉल इट कुड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मोस्ट कॉमन ट्रोजन प्रोग्राम्स और ईमेल वॉर्म्स। कि सबसे पहला जो फायरवॉल होता है उस फायरवॉल को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस ऑफ मेल्स या वायरस को आने से रोकते हैं और वो हमारी चॉइस के ऊपर है कि अगर हम परमिशन दे देंगे, फायरवॉल को ऑफ करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में अटैक हो जाएगी, अगर हम उन्हें परमिशन नहीं देंगे तो वो हमारे सिस्टम के अंदर एक्सेस नहीं होंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं, उस प्रोटेक्शन सिस्टम को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल। नेक्स्ट होता है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है? इन ए फिजिकल piece of equipment designed to the perform firewall duties। A hardware firewall may actually be another computer or dedicated piece of equipment which serve a firewall। Hardware firewall can be effective with the little or no configuration and they can protect every machine to local network। Firewall keep out malware hack and people who intend to do damage the attack the people servers। Firewall really serve no other purpose। Firewall seek the limit to the access to the server। नेक्स्ट होता है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल एक्चुअल में एक फिजिकल फायरवॉल होता है, फिजिकल सिस्टम होता है कि अगर हम सिस्टम के अंदर फिजिकल फायरवॉल को ऑन कर देते हैं या फिजिकल एक डिवाइस को यूज कर देते हैं तो यूज करने के बाद हमारे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, या कोई नया इंस्टॉलेशन करना चाहता है या किसी सिस्टम को चेंज करना चाहता है तो वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। इन ए फिजिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट डिजाइन टू द परफॉर्म फायरवॉल ड्यूटीज, ए हार्डवेयर फायरवॉल में एक्चुअली be another computer or dedicated piece of equipment which serve a firewall। Hardware firewall can be effective with little or no configuration and they can protect every machine on the local network। कि लोकल नेटवर्क के अंदर जितनी मशीन अटैच हैं उन मशीनों में आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, बिना परमिशन आप उसे यूज नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के जो फायरवॉल्स होते हैं उन फायरवॉल को हम कहते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। तो बेसिकली फायरवॉल का मीनिंग ये होता है कि फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम either hardware or software based that control incoming and outgoing network traffic based on the set of rules। कि फायरवॉल एक्चुअल में एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बेस पर वर्क करते हैं, जो सिस्टम के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कि उन रूल को जो फॉलो करेगा वही सिस्टम में एक्सेस हो पाएगा, जो रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उन्हें परमिशन नहीं दी जाएगी। तो उसी प्रोटेक्शन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फायरवॉल सिस्टम कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के थ्रू हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ मेरा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और इसी के साथ मेरा हाफ ईयरली सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर में बहुत इजी चैप्टर्स हैं, दोनों ही चैप्टर बहुत इजी चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर को रीड आउट करो, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, जो नोट्स दे रखे नोट्स कंप्लीट करो, प्लस नोट्स के अलावा जो बीच में और बैक साइड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप नोटबुक के अंदर उतारेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं।
थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही चैप्टर्स हैं। अगर कोई इश्यूज वगैरह हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर में फिनिश कर रहा हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।